नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज इतवार हम बात करेंगे कैसे पीपल्स पार्टी को पीडीएम से फारिग करने का फैसला कर लिया गया और आर हुआ ना पार बल्कि सब हो गए फरार। इसके अलावा जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी कैसे जो है वो जरदारी खानदान पर भारी पड़ गई आज, इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जुल्फकार अली भुट्टो की आज 42वीं बरसी है। एक जानिब एक मकतबा फिक्र तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो, जिसके पीपल्स पार्टी नारे लगाती है कि भुट्टो आज भी जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो फिर ये बरसी किसकी मनाई जा रही है। एक जो तबका है वो ये कहता है, दूसरी जानिब एक लाएअमल इससे मुख्तलिफ है। और मैं आपको बता दूं जुल्फकार अली भुट्टो यकीनन एक अवामी लीडर थे, उनको अवाम ने उठाया था और जिस लेवल पर वो पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते थे, जिस तरह वो आलम इस्लाम को, इस्लामिक वर्ल्ड कंट्रीज को इकट्ठा करना चाहते थे, इस्लामिक एक वर्ल्ड फोरम बनाना चाहते थे, इस लिहाज से उनकी कामयाबी जो है वो जिस हद तक भी उन्हें मिली और जिस तरह उन्होंने काविशें की वो यकीनन काबिले कदर हैं। और इसी वजह से आज पाकिस्तान में उन्हें वो मकाम हासिल है कि शायद पीपल्स पार्टी के किसी और लीडर को हासिल ना हो। उन्होंने लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस भी कराई थी जिसमें जो है वो डिफरेंट इस्लामी ममालिक के लोगों को इकट्ठा किया गया था, जिसमें ये तय पाना था कि किस तरह मुसलमानों का, मुसलमान कंट्रीज का एक अपना बैंक होगा, इसकी अपनी फाइनेंसिंग होगी। और वो यूरोप को मॉडल बनाना चाहते थे, जैसे यूरोप में एक ही करेंसी चलती है, एक ही उनका बैंक था, एक ही जो है वो सफर के जराए थे और उन ममालिक के दरमियान वीजा पॉलिसीज भी एक तरह की थी। इस तरह का लाएअमल वो लेकर आना चाहते थे, अगरचे इसमें उनको कामयाबी ना हुई और वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए। लेकिन वो जिस हद तक भी उन्होंने काम किया, जिस तरह उन्होंने, आज भी उनकी एक स्पीच बहुत मशहूर है जिसमें उन्होंने यूएनओ के अंदर कश्मीर का मुद्दा उठाया था और कैसे बड़ी दलेराना और जुर्रतमंदाना तरीके से कश्मीर का उन्होंने मुद्दा उठाया था, तो उन्हें लीडर मानना जो है वो बनता है। वहीं दूसरी जानिब आपको बता दूं कि उनके खानदान के जो है वो बेनजीर भुट्टो के बाद अब जो है वो बिलावल जरदारी को जब ये चार्ज मिला, आसिफ अली जरदारी ने इस पार्टी को हाईजैक किया, तो उसके बाद इस पार्टी की वो सिचुएशन ना रही, वो हालात ना रहे, बल्कि इन्होंने उस पार्टी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो अपने असल पर्पस से, जिसको वो अवाम के लिए रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, डेमोक्रेटिकली लेकर चल रहे थे जिस तरह अवाम के लिए, उस तरह इन्होंने ना किया। और पीपल्स पार्टी पर एक करप्शन के इतने बड़े धब्बे लगे कि सारी दुनिया आज जानती है कि कैसे पीपल्स पार्टी पर इनका नाम जो है वो करप्शन के साथ जोड़ा जाता है। एक जानिब उनके स्विट्जरलैंड में स्विस अकाउंट्स की बातें होती हैं, तो वहीं पर फ्रांस में उनका सरे महल भी मशहूर है। दूसरी जानिब उनकी कराची, लड़काना और से इस्लामाबाद तक जो है वो जायदादें, प्रॉपर्टीज हैं। तो वहीं पर जो है वो सिंध की अबतर सूरत हाल है, थर में बच्चे भूख प्यास से कैसे मर रहे हैं। यकीनन बिलावल भुट्टो को आज उनकी बरसी तो मनानी चाहिए, लेकिन काश उनकी जिंदगी का कोई एक कतरा भी इनके अंदर आ जाता, उनकी लाइफ का कोई एक हिस्सा ही इनके अंदर आ जाता, तो आज इस 42वीं बरसी के मौका पर वो ये ना कहते कि भुट्टो जिंदा है लेकिन अवाम मर गई, ये ना कहते, बल्कि अवाम को जिंदा करते और भुट्टो की उस जो उनकी जिंदगी थी उससे कुछ सबक हासिल कर लेते। अब हम आ जाते हैं पीपल्स पार्टी को कैसे पीडीएम ने फारिग करने का फैसला किया है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। कुछ अरसा पहले जब नवंबर 2020 में इस तहरीक को शुरू किया गया, पीडीएम को स्टार्ट करने की बात की थी, उस वक्त जो है वो ये बात इन्होंने लायामल तय किया था और इन्होंने अपने जलसों में इस बात का वालेहाना इजहार किया था कि कैसे अब आर होगा या पार होगा। और एक लाहौर में जलसा हुआ था 13 दिसंबर को, जिसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि अब जो है वो ना सिर्फ इस्तीफे दिए जाएंगे बल्कि असेंबलियों से भी निकला जाएगा और सड़कों पर एक ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन, एक ग्रैंड धरना दिया जाएगा जिसके बाद ये हुकूमत अब चलती बनेगी और इसको जो है वो कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आर हुआ ना पार हुआ, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है वो फरार होने लग गए। और इस बात का पोल खुला उस वक्त जब इस्तीफों की बात 31 दिसंबर से 31 जनवरी पे चली गई और फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की बातें आ गई और फिर वहीं पर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात आ गई। और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पत्ते खेलना इनके साथ शुरू किए और जिस तरह इस मामले को लेकर चली, पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को हथिया कर ले गई और जिस तरह इन्होंने जो है वो
तमाम मामलात को लिया, उसके बाद इनका बनता नहीं था कि ये किसी तौर पर इस तहरीक को जिंदा कर पाते, लेकिन फिर भी लंगड़ी लूटी ये पीडीएम जो है वो चलती रही फजल रहमान की सरबराही में। आखिरकार पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि वो खुलकर सामने आई और सेनेट के ये इख्तलाफात जो है वो बिल्कुल हद पर अयां हो गए और मीडिया में आना शुरू हो गए। आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह पीडीएम के आखिरी अजलास में इसका इजहार किया था, उसके बाद सिचुएशन इंतहाई क्लियर हो गई कि अब कम अज कम जो है वो पीपल्स पार्टी इन मामलात में, इस्तीफों के मामले में और इस तरह के मामलात में हिस्सादार नहीं बनेगी। इस सिलसिले में जो है वो कल पीडीएम के इजलास में ये फैसला किया गया कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि एएनपी को भी शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है और इस शो कॉज नोटिस के बाद ये आखिरी नोटिस होगा और इसके बाद इन दोनों पार्टियों को फारिग कर दिया जाएगा पीडीएम से और इनको हिस्सा नहीं रखा जाएगा। वहीं पर जो है वो आसिफ अली जरदारी ने राब्ता किया फजल रहमान से और उनसे बात की कि आप इस तरह ना करें, आपको ये महंगा पड़ेगा अगर आपने यही करना है। एक जानिब आप जो है वो हफ्ता तो आप बीमार रहे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लेकिन दूसरी जानिब आपने जो ये काम करने जा रहे हैं, आप पार्टी को, इस इत्तेहाद को, खासतौर पर पीडीएम के इत्तेहाद को हाईजैक करने की बात ना करें, पीडीएम के इत्तेहाद को लेने की बात ना करें, पीडीएम के इस इत्तेहाद को हथियाने की बात ना करें, बल्कि आपने अगर कुछ करना है तो आप ये करें कि आप जो है वो इस इत्तेहाद को कायम रखने की बात करें। शो कॉज नोटिस के बाद इसका वहां से निकल जाना, इसका वहां से जो है वो चले जाना यकीनन ये एक अहम अंसर है। और इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पे बता दूं, एएनपी भी इसमें हिस्सेदार है। एएनपी को भी इस सारे वाक़े से जो है वो निकाला जाएगा और इनको जब इस से फारिग किया जाएगा तो अगला इनका लाएअमल ये है कि इस्तीफे तो नहीं दिए जाएंगे। इस्तीफे तो उनका देना जो है वो कोई फायदा मंद रहता ही नहीं है कि नून लीग अगर इस्तीफे देती है, उसके साथ जेयूएफ देती है, तो फिर उस पर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात और यकीनन पीपल्स पार्टी भी उन बाई इलेक्शंस में ना सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि भरपूर तौर पर उसमें कॉन्टेस्ट किया जाएगा, उसको जो है वो आगे इसको लड़ा जाएगा। और इस शो कॉज नोटिस के बाद आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक कॉल के बाद अगली कॉल जो आई उनको नवाज शरीफ से राब्ता हुआ। नवाज शरीफ ने भी उनको बताया कि आप लोग जो है वो आप कम अज कम पीपल्स पार्टी को रहने दें, उसे साथ आप क्यों लेकर चलना चाहते हैं। उनको जो है वो शो कॉज नोटिस के बाद आपको चाहिए कि उनको जो है वो आप मुकम्मल तौर पर जो है वो इस हवाले से नोटिस जारी करें कि आप इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इत्तेहाद से कम अज कम आप फारिग हैं, आप फ्री हो चुके हैं और इसमें आपको जो है वो इस सिलसिले से जो है वो आप कम अज कम रिजाइन कर देना चाहिए। इस इत्तेहाद का कायम रहना बाकी 8 जमातों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि नवाज शरीफ के लिए इन केसेस से फरार इख्तियार करना, जो कि उन पर करप्शन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या दीगर एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस जो है वो चल रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।